स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल साइंस के चैप्टर 4 का पार्ट सेकंड लेके आई हूँ। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 4 का पार्ट जो फर्स्ट था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में क्या अंतर है, तो ये बताया था। आज उसी कड़ी में मैं आप लोगों को आगे बताने जा रही हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नेम आप लोगों का जीव विज्ञान शिक्षण के व्यवहार परक उद्देश्य है। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं लास्ट वीडियो में, तो आज मैं आप लोगों को उसका वर्गीकरण बताऊंगी कि शैक्षिक उद्देश्य को वर्गीकरण क्या है। शैक्षिक उद्देश्य को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जी हाँ, शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कल तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं, किस तरह से शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति होती थी। अब उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शैक्षिक उद्देश्य को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है ज्ञानात्मक पक्ष, या फिर इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में ज्ञानात्मक पक्ष, प्रभावात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक पक्ष बहुत सारे वैज्ञानिकों हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है। तो इस क्षेत्र में सोचने, जानने एवं समस्या निवारण से संबंधित उद्देश्य होते हैं। यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष की बात करें तो ये हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है, हमारे ज्ञान से संबंधित होता है कि हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसको हम किस प्रकार से सोचते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, और उसको जानने के बाद में किस तरह से हम उसके समस्या का, हमारे जो जीवन में आई हुई समस्याएं हैं या फिर आगे जो हमारे विषय समस्या संबंधित होती हैं उसका निवारण हम किस तरह से करते हैं। तो ये उससे संबंधित उद्देश्य होते हैं। तो आगे बात करते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष में प्रत्यास्मरण या फिर ज्ञान को पहचानने, मानसिक योग्यताएं एवं कौशलों के विकास से संबंधित होता है। प्रत्यास्मरण की अगर मैं बात करूं कि प्रत्यास्मरण क्या होता है, ये ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत ही होता है। तो प्रत्यास्मरण का मतलब होता है रिकॉल करना। रिकॉल मीनिंग्स ये होता है कि कोई भी चीज़ जो आपने कभी अपने भूतकाल में पढ़ी होंगी या फिर कहीं देखी होंगी, तो उसी तर्ज पे जो आपके भविष्य में या वर्तमान में आई हुई समस्याओं का आप किस तरह से निवारण करते हैं, यानी पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को किस तरह से जोड़ते हैं। सपोज अगर आपने किसी भी पौधे को देखा, कोई भी ऐसा पौधा जो बहुत ही उपयोगी है, औषधि गुण से संबंधित है, लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन आप जरा सा जोड़ देते हैं तो ये पौधा आपको ध्यान में आता है कि हाँ, इसको मैंने पहले भी कभी देखा है और इसके विषय में जो संबंधित जानकारी थी वो प्राप्त की थी, और उसके बारे में और लोगों को जागरूक कराना। यानी पुराना जो ज्ञान आपने कभी देखा या समझा या पढ़ा या जाना है, उसी के आधार पे वर्तमान में आई हुई समस्याएं या फिर उससे संबंधित कोई भी जानकारी को जुटाना ही प्रत्यास्मरण या फिर रिकॉल कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसको ज्ञानात्मक पक्ष को 6 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले है हमारा ज्ञान, दूसरा है हमारा बोध, तीसरा है हमारा विश्लेषण, चौथा है हमारा संश्लेषण और मूल्यांकन। इन 6 जो वर्ग हैं, इन 6 वर्ग को अलग अलग तरह से विभाजित किया गया है या फिर अलग अलग तरह से इसके बारे में बताया गया है। तो अगर हम सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष के सबसे पहले वर्ग की बात करें, ज्ञान की, तो ज्ञान किससे संबंधित होता है? ये दरअसल तथ्य, शब्दावली, सिद्धांत, क्रम, परिणाम, मानदंड, सामान्यीकरण आदि चीजों से संबंधित होता है। यानी कि आपने जो भी चीज ग्रहण करी है, उस ग्रहण करने को ही हम ज्ञान कहते हैं। अब उस ज्ञान को आपने जिस तरह से ग्रहण किया है वो हो सकता है तथ्य के रूप में, शब्दावली के रूप में, यानी किसी ने आपको कुछ शब्द बताए और वो शब्द आपने अपने मस्तिष्क में सेव किए, तो वो ज्ञान हुआ एक तरह से। सिद्धांत हो गए आपके, परंपरा हो गई, क्रम हो गया, परिणाम हो गया, या सामान्यीकरण या विधि, वर्ग, श्रेणी आदि इत्यादि, ये सब चीजें ज्ञान के अंतर्गत ही होती है। अब मैं
दूसरे की बात करूँ, बोध या फिर अवबोध या अंडरस्टैंडिंग, अभी आपने ज्ञान से संबंधित जो ज्ञानात्मक पक्ष है इसके संदर्भ में आपने जो भी चीजें आप ग्रहण कर ली हैं, सेव कर ली, तो उसका आप किस तरह से समझते हो, अवबोध करते हो या अंडरस्टैंडिंग किस तरह से करते हो। तो इसके अंतर्गत बिना किसी सामग्री के समझना, यानी कि सामान्यीकरण सिद्धांत की संरचना, यानी कि आपने जो कुछ भी ग्रहण कर लिया, अब उसको बिना किसी समझ के ही आपने ग्रहण कर लिया कि ये क्या है क्या नहीं, आपने उसके पीछे का लॉजिक नहीं लगाया, बल्कि उसको ग्रहण कर लिया कि ये हमारे लिए आवश्यक है और इसको भविष्य के तौर पे सेव कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ प्रयोग या एप्लीकेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एप्लीकेशन क्या होता है, सामान्यीकरण का प्रयोग और अन्य परिस्थितियों में करना। ज्ञान और बोध में तो आपने चीजों को, ज्ञान से क्या कई बहुत सारी चीजों को आपने देखा, अब बोध का मतलब उस चीज को जैसे ही देखा वैसे ही अपने जहन में उतार लिया, यानी कि एक पौधा को देख लिया या एक जानवर को देख लिया, तो जानवर के पीछे का आपने कोई रहस्य नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, बस उसको देख लिया कि ये, हाँ ये जानवर है, तो ये आपने पहले किसी चीज को देखा, यानी कि आपका वो ज्ञान था। फिर उसके बाद में अवबोध, उसको अंडरस्टैंड कर लिया बिना किसी सामान्यीकरण के, यानी कि कोई भी उसके पीछे का लॉजिक नहीं लगाया, उसको बस अपने जहन में उतार लिया कि ये चीज है। उसके बाद में अगर हम प्रयोग का बात करें तो प्रयोग में ये है कि भविष्य में अगर उसके जैसा ही कोई जानवर आपको दिखा, कि मैंने गाय को देखा है और भविष्य में मुझे गाय के जैसे और भी तरह के जानवर दिखे, तो मैंने सबको गाय ही समझा है, यानी ये नहीं समझा कि हो सकता है गाय की बहुत सारी प्रजातियां हैं, या फिर गाय की जगह मैंने अगर भैंस को देख लिया या बफेलो को देख लिया, तो उससे संबंधित नहीं, बस रंग का भेद किया, ये काली है, ये सफेद है, ये भूरी है, बल्कि उसके पीछे का रहस्य नहीं जाना कि कई प्रजातियों की भी गाय होती हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ विश्लेषण की। तो विश्लेषण में क्या होता है, सामग्री के उप तत्वों में विभक्त करना, तत्व संबंध और संगठनात्मक सिद्धांतों का विश्लेषण करना। जो भी चीजें आप समझी, यानी ज्ञान जो आपको प्राप्त हुआ, जो चीज देखी, फिर उसके बाद में उसको अपने मस्तिष्क में समझ लिया, फिर उसके बाद में उसका प्रयोग किया, यानी अब उसकी जैसी कोई भी चीज दिखी तो आपने उसका प्रयोग किया। अब इसका विश्लेषण है, विश्लेषण यानी उसके बारे में आपने बताया कि ये चीज मैंने पहले कभी देखी थी और उसका ये अर्थ है। अब संश्लेषण का मतलब जितनी भी जानकारियां आपने विभाजित की हैं कई पार्ट्स में, अब उसको एक साथ एकत्रित किया है, या फिर ये कहे कि मिलाकर एक नई संरचना बनाई है आपने। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन, तो इसमें क्या है, विशेष उद्देश्य से सामग्री का मूल्यांकन तथा क्षेत्र। अब उसके बारे में आपने मूल्यांकन ये किया कि हमने जितनी भी 4 पैर के जानवर देखा, वो सारे जो उतनी ही लंबाई के थे, उतनी ही विभेद के थे, तो वो सारी चीजें यानी कि जानवर ही हैं। तो ये हमारा हो गया ज्ञानात्मक पक्ष कि किस तरह से ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इन सभी का आपने प्रयोग किया। तो अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट की, भावात्मक पक्ष की। ठीक है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स की, बोलते हैं कि क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस क्षेत्र में अभिव्यक्ति, मूल्यों, रुचि तथा प्रशंसाओं से संबंधित होता है। ये सब तो हमारा ज्ञान से संबंधित था कि ये मस्तिष्क से संबंधित था। अब ये भावात्मक पक्ष में हमारे फीलिंग से संबंधित है, इफेक्ट्स की, कि जो भी चीज हमने ग्रहण की उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे अंतर्गत। तो भावात्मक इस क्षेत्र में अभिव्यक्ति, मूल्यों, रुचि तथा प्रशंसाओं से संबंधित है। अगर हम आगे बात करें तो भावात्मक पक्ष में रुचि, अभिवृत्ति, ये सभी चीजें शामिल होती, प्रशंसा शामिल होती है। तो इस पक्ष को हम लोग ने इस पक्ष को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले पक्ष की बात करें अगर हम, तो वो है आग्रहण यानी कि रिसीविंग, दूसरा है हमारा अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्डिंग, तीसरा है हमारा वैल्यूइंग यानी कि अनुमूलन या फिर मूल्यांकन, चौथा है हमारा संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा है हमारा मूल्यों के द्वारा व्यक्तीकरण या फिर कैरेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम पहले की बात करें कि भावात्मक, ये हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, ये हमारे फीलिंग से संबंधित है, हमारे जो भी चीजें हमने ग्रहण की उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये प्रभावात्मक पक्ष है। तो इसके जो 5 वर्ग हैं उस 5 वर्गों में से एक है आग्रहण। अब इसका मीनिंग हम समझते हैं, चलिए। आग्रहण यानी कि रिसीविंग, तो जो भी आपने ग्रहण किया यानी कि जागरूक हुई, आपकी इच्छा के अनुसार हुआ, नियंत्रित यानी कि ध्यान हुआ।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रिस्पॉन्डिंग अनुक्रिया, जो भी आप चीज ने ग्रहण किया है उसके प्रति आप अपनी क्या अनुक्रिया यानी क्या आप उसके प्रति अपनी अनुक्रिया को प्रकट करते हैं कि अच्छा है या बुरा है या संतोषप्रद है या फिर स्वीकृत है या स्वीकृत नहीं है, ये सभी चीजें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अनुमूलन यानी कि वैल्यूइंग, तो ये है स्वीकृति, प्राथमिकता या मूल्य व्यवस्था में संगठन, यानी कि अभी आपको जो भी चीजें आपने ग्रहण की, ग्रहण करने के बाद उसमें आपने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी, अच्छी बुरी संतोषप्रद इच्छा के अनुसार। अब अनुमूलन अगर वैल्यूइंग की बात करें तो यहाँ पे आपने इसको स्वीकृति दी है, ग्रहण करने के बाद में उसको ये स्वीकृति दी है कि आपको आगे उस चीज को कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है, ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की, तो इसके अंतर्गत है कि मूल्यों की अवधारणा एवं मूल्य व्यवस्था का संगठन करना। जो मूल्य आपने ग्रहण किए हैं उसको किस तरह से संगठन करना है, उसके प्रति क्या अवधारणा आपने बनाई है, ये हो गया आपका। अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ 5वें नंबर की, जो 5वां वर्ग है मूल्यों के द्वारा व्यक्तिकरण, जो भी आपने अच्छा ग्रहण किया है या बुरा ग्रहण किया है हमारे समाज से या हमारे अध्यापकों से या अपने बड़ों से, तो अब उसका किस तरह से आप मूल्यों के प्रति व्यक्तिकरण करते हैं, दूसरों के सामने जब अपनी वही बात को पेश करते हैं तो वो दूसरों के लिए अच्छी है या नहीं, तो यही होता है हमारे मूल्यों का वर्गीकरण। तो पहला मैंने आप लोगों को बताया था ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा हो गया हमारा भावात्मक पक्ष। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा मनोगत्यात्मक पक्ष, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। इस पक्ष में मैनुअल और मोटर से संबंधित कौशल होते हैं। ये जो हम लोगों ने ये साइकोमोटर, ये हमारे मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित भी माना जाता है। इसको अगर देखा जाए तो 5 वर्गों में विभाजित किया गया। ये हमारे कार्यों के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि क्रियात्मक पक्ष को, मनोगत्यात्मक पक्ष को क्रियात्मक पक्ष भी कहते हैं, यानी मैनुअल और मोटर जो भी आपने चीजें देखी है उसको किस तरह से अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं, उसको किस तरह से अपनी निजी जीवन में या फिर आपने बाकी कार्यों पे किस तरह से उसका अध्ययन किया जा रहा है, तो ये आपको करना होता है। इसमें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है प्रारंभिकरण यानी कि इनिशिएशन, दूसरा है हमारा कार्य करना, किसी भी कार्य की शुरुआत करना। आपको अगर मैंने दे दिया कि आज आपको विद्यालय में जाके ये कुछ विशेष जानकारियां सभी के सामने प्रस्तुत करनी है, तो सबसे पहले आप उसके बारे में सभी जानकारियां जुटाएंगे, यानी कि प्रारंभिकरण, यानी कि शुरुआत किस तरह से करते हैं कि जानकारियां जुटाते हैं, फिर उसको सामने कार्य करना। अब उसके लिए आपने ये कार्य किया कि वो सामने प्रस्तुत किया। फिर इसमें होता है सूक्ष्म निश्चितता, यानी कि प्रिसीशन, कि आपने जो भी आपने बताया क्या वो सही है कि नहीं है, इसके बारे में निश्चित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पष्ट उच्चारण करना, कि जो भी आपने बताया उसका आपका जो उच्चारण किया है वो इतना स्पष्ट हो कि सभी को समझ में आ जाए और एक एक शब्द सबके समझ में आए। और फिर नेक्स्ट है इसका स्वाभाविकरण, यानी कि जनरलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि जो भी चीज आपने ग्रहण की है बिल्कुल वैसा ही प्रस्तुत करना, उसके पीछे आपने कोई भी नया साइंटिफिक लॉजिक नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं नया किया है। जैसा आपको पता चला है, जैसे ही आपने नॉलेज इकट्ठी की है, किसी के भी द्वारा हो सकता है वो नॉलेज, तो वैसे ही आपने सामने प्रस्तुत किया, तो यही उसको कहते हैं हम स्वाभाविकरण या सामान्यीकरण या स्पेशलाइजेशन। तो आज मैंने आप लोगों को शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण बताया। इन उद्देश्यों को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, इसको 6 पार्ट में, इसके ज्ञानात्मक पक्ष के 6 प्रमुख वर्ग में विभाजित है: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष को 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये हमारे इफेक्ट यानी प्रभाव, जो भी चीज हम ग्रहण कर रहे हैं उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है उससे संबंधित है। इसको भी 5 वर्गों में विभाजित किया गया है: आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन, संगठन, मूल्यों के द्वारा व्यक्तिकरण। अब बात करते हैं हम लोग मनोगत्यात्मक पक्ष। मनोगत्यात्मक पक्ष हमारा मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित भी होता है। इसको हम लोगों ने 5 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला है प्रारंभिकरण, दूसरा है कार्य करना, तीसरा है सूक्ष्म निश्चितता, यानी कि जो भी आपने कार्य किया है उसके बारे में निश्चित होना कि वो कैसा कार्य किया, फिर चौथा है हमारा स्पष्ट उच्चारण करना, और 5वां है हमारा स्वाभाविकरण। तो आज जीव विज्ञान शिक्षण के व्यवहार परक उद्देश्य मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया। जितना भी बताया आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा, और उसके लिए समझने के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।